हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग अक्सर कवर करते हैं एनीथिंग विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। हमारा पर्सपेक्टिव कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट से रहता है, और क्योंकि पिछले 5-6 साल से पॉलिटिक्स घुस आई है, हर चीज में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बढ़ गया है, तो हमें पॉलिटिक्स भी कवर करना है। बट हमारा जो मेंबर्स ओनली सेक्शन है, उसमें मैंने एक क्लियर डिमार्केशन रखा है कि उस मेंबर्स सेक्शन में वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, मेंबर्स क्वेरीज, ब्ला ब्ला ब्ला। और कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल विजडम की बातें वहां रखें। और यहाँ यूट्यूब जो ओपन सेक्शन है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, अभी ईरान वॉर हुआ, देखिए हर चीज मार्केट को ही इम्पैक्ट कर रही है। तो ये क्लियर डिमार्केशन है इस चैनल पे कि अगर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट कुछ अच्छा सीखना चाहें और आगे बढ़ें, अपने पोर्टफोलियो बढ़ाएं, तो आप मेंबर सेक्शन जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ओपन चैनल पे वीडियोस में आई विल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बिकॉज निर्मला सीतारमन की पॉलिसीज के वजह से ही आज एफआईआईज आपके मार्केट से भाग गए हैं। निर्मला सीतारमन की पॉलिसीज के वजह से ही क्रिप्टो इंडिया में बैन हुआ, गेमिंग पे बैन हुआ, विच इज गुड, वो एक अच्छी बात है। लेकिन गेमिंग के कंपनीज और स्टॉक्स गिर गए। क्रिप्टो के सारे कंपनीज देश से बाहर चले गए 2021 में दुबई में, क्योंकि टैक्स फ्री था वो। क्रिप्टो पे इंडिया में 30% टैक्स है। और ऐसे बहुत सारी चीजें। सो वी कैनॉट से कि हम लोग ये कवर नहीं करेंगे भाई। जिससे मेरा बाजार इम्पैक्ट हो रहा है, हमारा मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है, वो कवर तो करना पड़ेगा। और फिर क्या है कि हमारे प्रधान सेवक जी, उनका मैं आज एक यहाँ सूडो नेम दे रहा हूँ, महेंद्र गोदी। महेंद्र गोदी जी जो हैं, हम लोग उनको महामानव है ना, तो उसी नाम से एड्रेस करेंगे क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग ने उनको सिर्फ 2014 के बाद देखा है। मैं उस आदमी की आपको पूरी कुंडली बता सकता हूँ, इतने साल से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। 1991 से तो मैं पर्सनली पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स ट्रैक कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा चुका हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा चुका हूँ। सो आई, व्हेन आई सी दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, आई सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट प्रिज्म। मेरा देखने का उसको नजरिया और प्रिज्म थोड़ा होलिस्टिक है, और 35-40 साल के डेटा बैक है। बट आई अंडरस्टैंड व्हेन पीपल वर्शिप दीज गाइज। तो आप लोग जब वर्शिप करते हो, तो हम सब एक टाइम पे उसी दौर से गुजर चुके हैं। आज इस वीडियो में दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। आज 15 अगस्त में, अभी टाइम है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम देशभक्ति और थोड़ा इनबिल्ट प्रॉब्लम है कि खून में देश और देश में खून, दोनों अपने खून में देशभक्ति बसी हुई है, बिकॉज एज आई सेड, ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ वॉरियर्स एंड डिफेंस एंड एवरीथिंग दैट माई फैमिली हैज बिन थ्रू। सो वो अंदर बसा हुआ है कि इंडिया के साथ कुछ गलत जब तक नहीं होगा तब तक अच्छा है, क्योंकि देश सर्वो सबसे ऊपर है। जैसे बोलते हैं ना, सबसे ऊपर देश, फिर कोई और, फिर कोई और, सबसे नीचे पॉलिटिशियंस, और उसके भी नीचे शायद हम लोग अपने आप को भी रखेंगे। लेकिन जो सर्वेंट्स हैं, उनको सर्वेंट्स की तरह रखना चाहिए। एनीवे, इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊंगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएंगे कि 1947 से लेके धीरे धीरे हम लोग किस तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज में इंडिया कहाँ चाइना से पीछे रह गया, एंड वेयर वेयर सडनली एक टाइम ऐसा आया कि कब पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक्स को टेक ओवर कर लिया, जो फ्रैंकली पहले नहीं होता था। 2014-15 के पहले ऐसा हर हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बना के देना, ये नहीं होता था। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स यूज टू बी एट द फोरफ्रंट और पॉलिटिक्स कैचअप करता था। अभी क्या है, हर चीज में पहले पॉलिटिक्स होता है, इसलिए तो मेरे जैसे लोगों को कवर करना पड़ रहा है। बट एनीवे, अगर आप रिफाइंड कंटेंट चाहते हो, तो ऑब्वियसली कम टू द मेंबर्स सेक्शन। हाँ, मेंबर्स, कल हमारा वो अपडेटेड क्यूएनए आ जाएगा, तो आपको जरूर देखें, मेंबर्स ओनली क्यूएनए। और उसी वीडियो में, जैसे हमारे एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है, आपको गोल्ड पे एक, गोल्ड सिल्वर की तो हम लोग मेंबर्स बात करते ही रहते हैं, बट गोल्ड पे एक प्रॉपर होलिस्टिक व्यू देंगे, क्योंकि गोल्ड में मैं देख रहा हूँ कि सीधा दो फाड़ बन गए हैं, कि या तो बहुत नीचे गिराने वाले या बहुत चढ़ाने वाले। सो इट्स अ गुड टाइम टू गिव यू, जैसे हिमांशु जी हमारे मेंबर ने पूछा था, एक होलिस्टिक व्यू उनको चाहिए, तो वो उसी क्यूएनए वीडियो में कल आपको मिल जाए एनालिसिस के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आज वैसे 7 जुलाई है, 15 अगस्त में टाइम है, एक महीना और एक हफ्ता है। बट क्योंकि बात हो रही है कंट्री की, और हमारा पासपोर्ट रैंक बाय द वे 100 के नीचे फिसल गया, आई थिंक।
आई सॉ इट इज 125, बट मेरे को वो खबर अभी कंफर्म करनी है. आर पासपोर्ट स्ट्रेंथ वाज 76 आउट ऑफ 190 कंट्रीज, एंड वी वर अलाउड टू ट्रैवल वीजा फ्री इन 57 कंट्रीज टिल 2015-16. अभी गिरते गिरते वो 125 पे आ गया है, एंड आवर वीजा फ्री एक्सेस हैज बीन reduced टू 26 कंट्रीज. थाईलैंड जैसे देश ने भी इंडियंस को अभी एक महीना पहले वो कहते थे आके रह लो मौज कर लो, बट थाईलैंड भी अभी वीजा ऑन अराइवल बंद कर रहा है. आपको वीजा लेना पड़ेगा. थाईलैंड जैसी कंट्री में जिसके एयरपोर्ट का नाम है सुवर्ण भूमि, बैंकॉक का सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां हमारा कल्चर इतना प्रचलित है, वो भी बंद कर रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस. अब हमारे लोग भी इसमें थोड़े जिम्मेदार है. आपने वो वीडियो देखा कि नहीं, आई डोंट नो. भाई आपको गरबा खेलना है तो आप इंडोर खेलो या आउटडोर खेलो. वो टारमैक पे वियतनाम का था वो वीडियो, एंड दैट इज ऑल्सो शेमफुल. आई थिंक आवर पीपल ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि पूरे देश का नाम खराब होता है. वो टारमैक पे बोर्डिंग के पहले गरबा खेलने का कोई मतलब नहीं था. दैट वाज इनकरेक्ट. एंड थाईलैंड के वीडियोस बहुत भद्दे हैं, उस पर तो मैं जाऊंगा नहीं. वो तो आई थिंक आप गोदी मीडिया में ही देखेंगे तो बेटर है. उनकी लायकी वो सब दिखाने की, रियलिटी तो वो बोलते नहीं. बट 1947 15 अगस्त वी गॉट इंडिपेंडेंस. वहां से नेहरू जी की गलतियां तो गोदी, महेंद्र गोदी गिरा गिरा गिना गिना के गिना ही चुके हैं. अब इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से इन हाइंडसाइट कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए. उस वक्त उस दौर में कुछ प्रिंसिपल गलतियां हुई है कांग्रेस पार्टी से. नंबर वन इज इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट ऑफर की गई थी. हम ले लेते तो आज कोई माई का लाल उंगली उठा के देख नहीं सकता. आई थिंक अभी जो हम सुनते हैं कि नेहरू जी ने वो डिनाई कर दिया. नेहरू ने चाइना को एक अक्साई चिन का लैंड भी मेरे ख्याल से काफी हद तक चाइना इंडिया पे हावी रहा. 1962 इंडो चाइना वॉर हुआ उस वजह से. 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर. 1971 जिसके बाद बांग्लादेश अलग हुआ, वो इंदिरा गांधी के एक तरह से लीडरशिप के वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, जिसपे मूवी बनी बॉर्डर, बॉर्डर 1 बाय द वे. तो गलतियां बहुत हुई है. सी वी गॉट इंडिपेंडेंट, एंड मेरे ख्याल से उस वक्त जो पावर हंग्री लोग थे कांग्रेस पार्टी में, वो लोग नहीं चाहते थे कि, उनको क्या था कि गोरे लोग चले गए अब भूरे साहब के हाथ में पावर आ जाए, कि गोरे गए अब भूरे लोग, अब तुम हम पे राज करो. इसीलिए उन्होंने उस पार्टी का नाम ही कांग्रेस रख दिया. एक्चुअली कांग्रेस जो है, कांग्रेस एज अ नेम इज यूएस कांग्रेस. जब हम बोलते हैं तो वो पूरा जो उनका सिस्टम है वो है. बट इंडिया में इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही रख दिया कांग्रेस. अच्छा, उसके पहले 1925 में एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जन्म लेता है जिसको ब्रिटिश ने फलने फूलने दिया, सांप्रदायिक डिफरेंस पैदा करने के लिए. उसका नाम है आरएसएस. आरएसएस इज इंडिया फर्स्ट. वो हमेशा कहते हैं कि हम देश को पहले आगे रखते हैं, विच इज, अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. आरएसएस के वॉलंटियर्स वैसे देखा जाए तो जो उनके स्वयं सेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो उनके स्वयं सेवक हैं, वो काफी फ्लड्स में और आपदा में जब आते हैं तो वो अपना निस्वार्थ भाव से वैसे हेल्प करते हैं. ये बात भी फैक्ट. लेकिन आरएसएस का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो 1977 के बाद बना. जनसंघ, जिस टाइम जनसंघ था उस टाइम बना. तो नेहरू जी की गलतियां हुई, इस वजह से फिर वो अय्याशी में ज्यादा सरवाइव भी नहीं कर पाए शायद. जितना भाई, ये सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आप निकाल के जितना वहां है उतना ही हमें पता है. बट जो वहां है और जो फैक्ट चेक है वो मैं आपको बता. इंदिरा गांधी पीएम बनती है, उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हो जाती है उज्बेकिस्तान, ताशकेंट में, जिसके ऊपर फिर वो मूवी बनी थी ताशकेंट फाइल्स. कि बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, और कंजेक्चर ये था कि शायद उनको रास्ते से हटा दिया. 1960s में डॉक्टर होमी बाबा, जो इंडिया के सबसे बड़े उस टाइम विज्ञान में फ्रंट रनर थे, और जिसकी वजह से शायद इंडिया उसी वक्त काफी कुछ कर जाता न्यूक्लियर पावर में और वगैरह वगैरह, उनको सीआईए ने प्लेन क्रैश के थ्रू मरवाया. सीआईए कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो आई हेट दोज पीपल आफ्टर व्हाट दे हैव डन. और मैं आपको बता चुका हूँ ओपनली. डॉक्टर होमी बाबा अगर जिंदा रहते उस वक्त, थोड़ा रह जाते, तो हमारे और अच्छे, हम लोग बहुत आगे चाइना से पहले ही निकल जाते. नॉट बिकॉज ऑफ वन मैन. वी हैड द ग्रेट मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम.
जिनके वजह से हमें इसरो और बाकी चीजें मिली। सो ये सब 60s और 70s में चल रहा है। अच्छा, दूसरा एक इंडिया का आपको मैं फ्लेयर बता रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो भाई क्षमा करना, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर डिड आवर इकोनॉमी कम फ्रॉम, वेयर डिड वी गो, एंड व्हाट वी लॉस्ट अलोंग द वे, एंड व्हाट इज इन आवर हैंड राइट नाउ। वो बहुत जरूरी, लास्ट का सवाल। तो वो दौर ऐसा था 1965 टू 75, यूएस एंड वियतनाम वॉर कर रहे, 10 साल वो वॉर चला। वियतनाम में यूएस वालों को भगा भगा के मारा उन्होंने, 10 साल तक वो खड़े रहे, हारे नहीं। एंड द यूएस लॉस्ट दैट वॉर। द यूएस हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ द वॉर्स दैट दे हैव आइदर पीछे से चाबी मारी या दे स्टार्ट, दे हैव नॉट वन एनी। दे बेसिकली, इवन इन ईरान यू सॉ व्हाट हैपेंड, अल्टीमेटली दुम दबा के वो डील करके भाग ही गए। सो देव जस्ट गॉट, बोलते हैं ना 250 साल का एक फेक नैरेटिव है। हाँ, हम लोग सब टेक्नोलॉजी उनकी यूज करते हैं, हम उन पे आप कह सकते हो निर्भर है, लेकिन बॉस हम लोग पैसे देते हैं, वो कोई फोकट में तो हमें देता नहीं है। विंडोज या ये या वो या सब ये जो एप्स है, नथिंग, देर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ बॉस, सो वी आर पेइंग एंड वी आर गेटिंग एज अ कस्टमर। even all other countries that are anti US, they are also paying for it. So आप धंधा करने बैठे हो, लेकिन आपका धंधे में किसी गरीब और निर्दोष आदमी का खून लगा हुआ है, वो प्रॉब्लम है। यूनाइटेड स्टेट्स ने जितने वॉर किए दुनिया में पिछले 85 ईयर्स में, उसके वजह से करीब करीब 5 करोड़ लोगों की जान गई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लैंडसेट की रिपोर्ट है ये, उसमें 4.1 करोड़ लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल फिगर्स है। ज्यादा लोग मरे होंगे, आप जानते हो ऑफिशियल फिगर्स कभी रियल ट्रूथ नहीं बताते। सो हम लोग 65 70 75 तक इंडिया का ग्रोथ रेट था 2%, 2-2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट पे हम चल रहे हैं, बहुत ही लो। और उस टाइम काफी कंट्रीज का लो था, लेकिन 1965 टू 75 यूएस में बहुत तबाही थी। आपको याद होगा वो, बहुत सारे लोग वहां गलत आदतों में, अय्याशी में घुस रहे थे, एंड देयर वाज सिविल वॉर इन दैट कंट्री बाय द वे। इंडिया कुड हैव लीप फ्रॉग अहेड, लेकिन हमने, आई थिंक, आई डोंट नो, पुअर लीडरशिप, यू हैव टू गिव द ब्लेम, वो लीडरशिप हमारी सही नहीं थी। अपने देश में क्या है, गुंडे चाहते थे कि हम ही राज करें। 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। अच्छा, राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम 1969 में आया। आपके पेरेंट्स से आप पूछो या अपने दादाजी से पूछो, जो बहुत यंग है। 1969 टू 1973 कुछ 4 साल ऐसे थे जिसमें इंडिया को फर्स्ट सुपरस्टार मिला, राजेश खन्ना, एंड इंडिया वाज अ बूमिंग कंट्री। मतलब बहुत स्वर्ग जैसा हमारा देश था। 1971 का वॉर भी हम लोग जीत चुके थे, वी वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड ऑल्दो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी उस वक्त सेम अथॉरिटी एंजॉय करती थी, वो भी किसी को समझती नहीं थी कुछ, ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। बट शी हैड सो मच पावर दैट उस टाइम एक टर्म कॉइन हुआ था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, विच इज नॉट करेक्ट। जो अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है, जो हमारे महेंद्र गोदी जी हैं, महेंद्र बाहुबली गोदी जी, वो भी वही सेम सेम लाइन पे चल रहा है। लेकिन फिर इंदिरा गांधी का डाउनफॉल कैसा हुआ वो भी सुनना, और हमारे मोदी जी का क्या होगा वो आप देख लोगे। लेकिन उनको अंधभक्त बन के फॉलो मत करो, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। मैं शुरू से ये बात किया, किसी को फॉलो मत करो। जिसने अच्छा काम किया, इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, जिसने खराब काम किया, दे हैव टू बी आंसरेबल, उनको जवाबदेही। सो राजेश खन्ना, आई थिंक शाहरुख, सलमान, आमिर, जितने सुपरस्टार्स का आपने स्टारडम देखा है इंडिया में, आप सबको एक साथ मिला लो, इंक्लूडिंग अमित द ग्रेट अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना के वो जो 4 साल थे, दे वर डिफरेंट। आई मीन यू कैन नॉट, आई हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन इट, और मैंने अलग अलग पहलू से देखा है। वो 4 साल उस बंदे ने, मतलब गर्ल्स यूज टू फिदा होती थी उनके गाड़ी की मिट्टी। उस टाइम पे लोग भी कैसे, जहां से उनकी गाड़ी पास हुई उसकी मिट्टी मिट्टी को ऐसे उठा के सीने से लगा, दैट वाज टू मच, ज्यादा हो। उससे अच्छा देशभक्ति हम लोग वैसे करते हैं। बट उस आदमी ने रूल किया, तो बॉलीवुड को एक तरह से पुश करने का एज एन इंडस्ट्री, 1969 टू 73 आया राजेश खन्ना, रोमांटिक हीरो, आराधना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो सब शुरू हो गया। 1973 में रिलीज होती है जंजीर, अमिताभ बच्चन, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कांग्रेस पार्टी, टू द गांधी फैमिली। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी बचपन के दोस्त, तो अमिताभ बच्चन की एंट्री भी स्ट्रगल वाली है, लेकिन ऐसा स्ट्रगल बहुत अच्छा होता है जब आप
देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी के बेटे के बेस्ट फ्रेंड हो, आई वुड वॉन्ट टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल। अनन्या पांडे से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल है, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा नहीं। आई वुड वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो से निकाल के फेंक दिया था उनकी वॉइस की वजह से। इमेजिन, दिस इज, द मैन हैज स्ट्रगल्ड फॉर वॉट एवर ही इज गॉट, इज ब्रिलियंट, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यू कांट डिनाई दैट ही वाज वेल कनेक्टेड पॉलिटिकली। बाद में जाके गांधी परिवार और बच्चन परिवार में फाइट हुआ सोनिया गांधी के आने के बाद, तो वो अलग स्टोरी है। मैं आपको आज सिर्फ कथा कहानी के माध्यम से सुना रहा हूँ, इट्स अ लॉन्ग वीडियो। अगर आप इसको देख नहीं भी पा रहे हो, सारे जो मैं तथ्य बोल रहा हूँ फैक्ट चेक कर लेना और मुझे बताना अगर आपको कुछ और मिले, बट एवरीथिंग इज फैक्ट चेक। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आई एम कॉन्फिडेंट। मेरे को हमारे महेंद्र गोदी जी की तरह पर्ची की जरूरत नहीं है दिखाने की। जहां जहां प्रूफ दिखाना है मैं दिखाऊंगा आपको। सो या सो 1973 से बॉलीवुड चेंज हुआ। जंजीर, एंग्री यंग मैन, एक्शन, शोले, दीवार, वो राजेश खन्ना का पूरा डाउनफॉल वहां से शुरू होता है। वो आदमी फिर अल्कोहल में चला गया और पूरा, जैसे हमारे स्टॉक्स कैसे एक साथ तड़ 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 गिरते रहते हैं, जैसे राजेश खन्ना कभी उसके बाद उठ ही नहीं पाए। दो सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन वेंट अहेड एंड राजेश खन्ना वेंट डाउन, और वो अल्कोहल में इतना डूब गया, शराब में, वो आदमी कभी उठ ही नहीं पाया उसके बाद। डाउनफॉल। अच्छा, इंडिया में क्या हो रहा था? इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी, विच इज इमरजेंसी जैसे माहौल क्या हमारे देश में है? आई डोंट, बट यही हो रहा था। सारे एजेंसीज पे कब्जा, प्रेस वार्ता करनी नहीं है, प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर सकते, आप कहीं खुला घूम नहीं सकते, वगैरह वगैरह, ये सब चल। दैट ब्रॉड अबाउट द डाउनफॉल ऑफ इंदिरा गांधी। 1977-78 में जेपी जयप्रकाश आंदोलन हुआ, उसके बाद जनसंघ बना। जनसंघ में दे गॉट लीडर्स लाइक एल के आडवाणी एंड अटल बिहारी वाजपेयी। और समवेयर इन 1982 मुंबई में हमारे यहाँ एक पार्टी का जन्म होता है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसको 1982 के इलेक्शंस में 2 सीट मिली थी, 2 सीट। और अटल बिहारी वाजपेयी उसके फ्रंट रनर बनते हैं। अगेन ग्रेट मैन, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, कभी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं किए। और देश के लिए अगर आप कभी भी गिनोगे तो दैट वाज अ गोल्डन एरा जो वाजपेयी, उस पे आऊंगा मैं आऊंगा उस पे। हम लोग इधर फेवरेटिज्म किसी को ना छोड़ेंगे ना बख्शेंगे ना किसी का साथ देंगे। तो इंदिरा गांधी का फिर असैसिनेशन हो गया, बहुत वायलेंस हुआ उस टाइम, वो सब गलत हुआ। एंड जनसंघ यानी बीजेपी धीरे 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 पॉलिटिकल मुद्दे बना के मोमेंटम करती है। और फिर आप देखो, अच्छा बाय द वे इस दौरान हमारा बाजार सही चल रहा है। सो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए, हर्षद मेहता की एंट्री इसी दौरान 84 में हुई। 1992 में, 1989 टू 92 जो मार्केट का बुल रन था, वो हर्षद मेहता बुल रन था। इतने इंडिया में डोमेस्टिक इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, ये था वो था, बट बॉलीवुड ग्रो करता गया, मार्केट ग्रो करता गया, कंपनीज ग्रो करती गई। इट वॉज नॉट कनेक्टेड लाइक इट इज टुडे। टुडे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू 1%, महेंद्र गोदी, पॉलिटिक्स, गोदी का मास्टर स्ट्रोक, गोदी का। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा था भी नहीं। टाइटन जैसी कंपनी जब 80s 90s में उभरती है, तो उस टाइम पॉलिटिकली हम लोग कोई स्टेबल नहीं थे। हर 3 साल में चुनाव होते थे, इतना बजट खर्चा होता था। तो 91 92 के बाद, नर्स 1991, सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, पिवटल ईयर। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। नरसिम्हा राव की माइनॉरिटी गवर्नमेंट आती है, उनके पास पूरी सीट्स नहीं है, लेकिन उस आदमी ने भी कांग्रेस वाला होते हुए बहुत, उस टाइम पे करप्शन बहुत, जैसे आज है जैसे उस टाइम भी चरम सीमा, करप्शन इंडिया से कभी गया ही नहीं। न खाऊंगा, न खाने दूंगा, वो रैलीज में अच्छा लगता है। लेकिन जब आप अभी मोहन यादव एमपी के मिनिस्टर का कांड देखते हो, अयोध्या में जो हुआ चंदा चोरी, वो सुनते हो, फिर दूसरी जगह बद्रीनाथ में सुनते हो, फिर आप उज्जैन महाकाल में क्या हो रहा है वो सुनते हो, तो आपको लगता है कि ये तो बढ़ गया। एक्चुअली इंडिया के ग्रोथ रेट के साथ करप्शन का भी 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है करप्शन का। तो वो भी हो ही रहा है। बट नरसिम्हा राव सरकार में बहुत करप्शन था, ये बात फैक्ट है। हम लोग तब तक पोस्ट संभाल चुके थे, इतने बड़े हो गए थे कि चीजें समझ रहे। 91 के बाद पिवटल पॉइंट, इंडिया ओपनड इट्स इकोनॉमी, तब तक वी वर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, तो हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे, 2-2 2.5-2.5% धक्का मार के चल रहे थे। 91 के बाद
एक 91 के दौर में एक टाइम था जब हमारे देश के पास सिर्फ 15 दिन 15 डेज का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो अभी हमारे पास 11 महीने का है। $685 बिलियन जो है ना, वो अभी 11 महीने तक हमें सर्व कर सकता है, उस टाइम 15 दिन का था। हमने अपना सोना बाहर गिरवी रखा, एंड सम हाउ वी अलाउड फॉरेन कंपनीज की एक एक अंबार खुल गया, सब फॉरेन एमएनसीज इंडिया में आके बिजनेस कर रहे। सैटेलाइट टीवी, डिश टीवी, जी टीवी सब शुरू हो गया 1992। एंड सडनली हमारे घर केबल वेबल लग गई, केबल टीवी। तो रोज रात को केबल पे पिक्चर आने लगी। फिर बॉलीवुड को झटका लगा, पायरेसी फर्स्ट टाइम। वीडियो कैसेट्स और वीसीआर ऐसे आते थे और वो प्ले होते थे, और केबल ऑपरेटर खुद पायरेसी करके वही पिक्चर जो रिलीज हुई है वो केबल टीवी पे चला देता था। रोज दिन में 4 पिक्चरें आती। दैट वाज 90s टेरिबल। और बाहर देखो तो वायलेंस हो रहा है, लोग मर रहे हैं, मारकाट हो रही है। इंडिया, मुंबई में भी हमने 93 में बहुत खराब टाइम देखा। लेकिन मार्केट ग्रो कर रहा है, मार्केट ग्रो किया। मार्केट एक पीरियड में स्टैग्नेंट था, मानता हूं, लेकिन कभी मार्केट ने एक्सटर्नल इवेंट्स को अपने ऊपर ऐसे हावी नहीं होने दिया, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस वर रनिंग इंडिपेंडेंट। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बना के उस जमाने में अच्छा काम किया, बिकॉज ही वॉज एजुकेटेड एंड ही यूज्ड टू टेक डिसीजंस व्हिच वर गुड फॉर द कंट्री। बट नरसिम्हा राव को भी कोर्ट में पेशी होनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ वन इशू, वेयर द प्राइम मिनिस्टर 1994-95 में, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के नरसिम्हा राव को शायद कोर्ट में जाना पड़ा। उनके ऊपर किसी ने एक इल्जाम लगा। आज आप इमेजिन करोगे, इधर नीट का पेपर लीक हो रहा है, फ्लाईओवर हाईवेज गिन रहे हैं, हमारा मुंबई पुणे मिसिंग लिंक वो मिसिंग हो गया। 6,500 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे उसमें। देवा भाऊ ने कहा था कि अभी ये कभी गिरेगा नहीं, कैनेडियन कनेडियन लोगों ने बनाया, कनाडा से क्या, एक 3 दिन की बारिश में उखड़ गया वो। तो क्या कोई अभी रिस्पॉन्सिब, क्या कोई रिजाइन करेगा? क्या नहीं करेगा। अच्छा, हर चीज के लिए महेंद्र गोदी को क्यों ब्लेम करते? क्योंकि वो हर चीज का क्रेडिट लेने सामने आ जाते। फ्लाईओवर बना, इनॉग्रेट महेंद्र गोदी करेंगे। कुछ और बना, एयरपोर्ट बना, पानी लीक हो रहा है, एयरपोर्ट से पानी लीक हो रहा है, तभी कोई दिखेगा नहीं एयरपोर्ट के रनवे, मतलब सॉरी, इंटरनल जो उसका टर्मिनल है वहां। लेकिन इनॉग्रेशन के टाइम महेंद्र गोदी जी आगे आ जाए, तो ब्लेम भी तो पब्लिक उन्हीं को करेगी ना। और अभी पब्लिक की आंखें खुल रही है। 1995 तक आए, मुंबई में सडनली 55 फ्लाईओवर्स बन गए। यही बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट आती है महाराष्ट्र में, हमारे स्टेट में 5 साल उन्होंने, नितिन गडकरी, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ही ड्रोव इनटू प्रोमिनेंस 1995 टू 1999। गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पोर्टफोलियो अभी पकड़ा हुआ है, पहला ब्रश वहां से। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना उस दौरान, 1999 में बना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जो आज हमारे लिए बाबा वरदान है। वो मिसिंग लिंक छोड़ दो, एक्सप्रेसवे जो बना वो सब उस दौरान बना। 55 फ्लाईओवर हमारे शहर को जरूरत थी, वो हमको मिल गए। उसके बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक जो 1999 में इनॉग्रेट हुआ, वो 2009 में जाके कंप्लीट हुआ, 10 साल बाद। तो उसके बाद फिर सरकारें आई गई। 1998 में वी हैड द न्यूक्लियर टेस्ट, जिसके बाद इंडिया एकदम ऊपर आ गया। फिर 99 में कारगिल का वॉर हुआ, हमारे ब्रेव जवानों ने, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, चाय पूड़ी पे वो वॉर जीता है। रिसोर्सेस कम थे उस वक्त। हालांकि एक बात माननी पड़ेगी, इसराइल ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ। फादरलैंड, जिसको आज इन्होंने नया टैगलाइन देके आ गए। इसराइल हैज ऑलवेज टेक्निकली स्टूड विद इंडिया, मतलब इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। देव स्टूड विद अस। अमेरिका ने एक्चुअली, यूएस ने इंडिया को जीपीएस पाकिस्तान के लोकेशन सोल्जर्स के कारगिल में देने से मना कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर वाज फ्यूरियस विद देम। और हमने कैसे कैसे न्यूक्लियर टेस्ट किया है। जॉन इब्राहिम की एक मूवी है पोखरन, परमाणु, परमाणु, वो आप जरूर देखना। एवरीथिंग इज शोन ओवर देयर, अच्छी ब्रिलियंट मूवी है। सो जिस तरह हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए यूएस से बचते बचाते, और उन्होंने पाकिस्तान, यूएस ने बाय द वे उस टाइम भी पाकिस्तान का साथ दिया। यूएस कंसिडर्ड देन ऑल्सो एंड टुडे ऑल्सो पाकिस्तान एज अ ग्लोरिफाइड टिश्यू पेपर। तो उन्होंने उस टिश्यू पेपर का साथ दिया था, इंडिया का साथ नहीं दिया। इसराइल उस टाइम एंटी यूएस जाके इंडिया के लिए खड़ा, ईरान भी इंडिया के लिए खड़ा। सो वी हैड गुड रिलेशंस विद बोथ ऑफ देम। जब हमारे लीडर की डेथ हुई थी, राजीव गांधी की, तो ईरान के जो आयतुल्ला खामेनेई थे वो इंडिया में आए थे उस टाइम।
एंड इसराइल ऑल्सो हैड गुड रिलेशंस बिकॉज जब होलोकॉस्ट हुआ और सारे जो यहूदी लोग जूइश लोगों को दुनिया भर में मारा गया, इंडिया वॉज द ओनली कंट्री वेयर जूइश पीपल केम एंड दे फाउंड पीस। कि इंडियंस ने कभी किसी और व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या कंट्री विशेष वाले को सिर्फ इसलिए कभी हानि नहीं पहुंचाई कि तुम बाहर से आए। सो द जूइश लॉबी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग इन इंडिया थैंकफुली एज इट इज इन द यूएस। लेकिन वो धीरे 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 अपनी पकड़ बना रही है बिकॉज दे ओपनली से दैट व्हेन द वर्ल्ड अबैंडन्ड देम, इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो उनके साथ खड़ी रही। तो पाकिस्तान का जब जब मसला आता है तो इसराइल, रशिया, फ्रांस एट अ जियो पॉलिटिकल लेवल वो नो क्वेश्चन आस्क इंडिया के साथ खड़े हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ अलग हुआ बाय द वे। ऑपरेशन सिंदूर में अवर जवान्स एंड आवर डिफेंस फॉट अलोन। आई डोंट थिंक वी गॉट एनी ऑफिशियल सपोर्ट फ्रॉम, नॉट दैट वी आस्क्ड, हमने पूछा नहीं, लेकिन हमें मिला नहीं है इस बार। तो इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता वो जियो पॉलिटिकल रिलेशंस की है जो सिर्फ एक कंट्री सेंट्रिक होते, एक इंसान व्यक्ति विशेष के सेंट्रिक होते जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं आगे बढ़ता है। अच्छा एक चीज, नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे 1993 में। व्हेन नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, यूएन, यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करने के लिए उन्होंने उस वक्त ऑपोजिशन के लीडर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, जो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बने 5 साल के, 6 साल के लिए, नरसिम्हा राव ने अपने पार्टी के बंदे को यूएन भेजने के बदले ऑपोजिशन लीडर वाजपेयी को यूएन भेजा। कांग्रेस वाले ने एक बीजेपी के बड़े लीडर को यूनाइटेड नेशंस में भेजा इंडिया का पक्ष रखने के लिए। पॉलिटिक्स उस टाइम भी होता था, लेकिन जब कंट्री की बात आती थी तो ये लोग पहले देश को आगे रखते। यही बात अभी मिसिंग है। अभी पॉलिटिक्स में ना दुश्मनी और मारकाट हो गई। कैन यू इमेजिन अ कांग्रेस पर्सन सेंडिंग अ बीजेपी पर्सन अहेड, क्योंकि वो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी उसके लायक थे, और ऑपोजिशन वाला जाके यूएन में इंडिया का पक्ष रख रहा है। फिर इसी को शायद काउंटर करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी हमने देखा कि इस गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन लीडर्स को हर देश में, हमारे टैक्स पेयर का खर्चे की तो कोई बात ही नहीं करता है, सब ऑपोजिशन वालों को उठा के बोला तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, इंडिया का पक्ष रखो। आई थिंक दिस गवर्नमेंट डिड इट जस्ट टू फिटूस, फिटूस बोलते हैं ना, ट्रेड ऑफ करने के लिए, कि तुमने भेजा हमारे लीडर को तो हम भी तुम्हारे सारे ऑपोजिशन लीडर को, विच इज गुड, ऐसा होना भी चाहिए, गुड जॉब। तो ऐसा हुआ धीरे धीरे। फिर अंडरवर्ल्ड मुंबई में बढ़ता गया। लेट 90s में बहुत तकलीफ थी, बॉलीवुड को वो लोग एक्सटॉर्शन के लिए पैसा मांगने लगे। फिर गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के होम मिनिस्टर बने, और उन्होंने अंडरवर्ल्ड का सफाया इसलिए शुरू किया महाराष्ट्र में क्योंकि पॉलिटिशियंस भी टारगेट पे आने लगे। अंडरवर्ल्ड ने जब पॉलिटिशियंस को टारगेट करना शुरू किया तो पॉलिटिशियंस के खुद के जान पे जब खतरा आया तो सब एक साथ आ गए, सारे बुड्ढे। तो बोला पहले इसको क्लीन करो। तो थैंकफुली मुंबई से वो धीरे धीरे 4-5 साल में क्लीन हुआ। अभी उनको ऐसे क्राइम करने की जरूरत नहीं है, दीज बून्स। अभी उनके पास दूसरे और स्मगलिंग वगलिंग बहुत सारे बड़े बड़े 100-100 करोड़ के धंधे हैं, तो अब वो नाम क्यों खराब करें। 1990s में क्या था कि ब्लैक मनी बहुत डोमिनेंट था, और बॉलीवुड में बहुत डोमिनेंट था, क्योंकि काफी पैसा ब्लैक का लगता था मोस्ट ऑफ देम। तो उसके वजह से ये बवाल हुआ, वो क्लीन हुआ। फिर हम आए परमाणु परीक्षण के बाद 2003, जब री इलेक्शन हुआ 2004, जब काफी दिक्कत में थी हमारी इकोनॉमी, तभी भी वाजपेयी जी ने कोशिश की, हाईवेज बनाए, योजनाएं बहुत सही हुई, उनका इंटेंशन सही था, बट ही ओनली गॉट 5 years एंड ही कुड नॉट इम्प्लीमेंट। अगर उनको, मुझे आज भी लगता है, अगर उनको 5 साल और दे देते, जैसे हमारे महामानव महेंद्र गोदी को दिए हैं 12 साल, वाजपेयी को अगर 5 साल और मिल जाते तो शायद वो जो अधूरी स्कीम्स थी वो शायद आ जाती। बट इन एनी वे 2004 चुनाव होता है, और इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चला था उस टाइम। मुझे याद है क्रिकेट का वर्ल्ड कप था 2003, दादा की टीम थी, सौरव गांगुली, साउथ अफ्रीका में, आपको कुछ लोगों को याद होगा। द मोस्ट वेल प्लेड एंड वेल फॉट क्रिकेट वर्ल्ड कप एवर, इंडिया केम टू द फाइनल्स। एंड हमारी टीम उस टाइम बहुत तगड़ी टीम, बहुत साल बाद हर फ्रंट पे इंडिया शाइन कर रहा था। क्रिकेट थोड़ा इकोनॉमी, इकोनॉमी से उभर रहा था 9/11 के बाद जो ग्लोबल शॉक आया। उसके बाद 2003 में इंडिया एक पिवटल पोजीशन पे था कि इंडिया शाइनिंग में थोड़ा दम था। लेकिन वाजपेयी की सरकार 2004 में गिर गई। अच्छा उसके पहले वो जो वर्ल्ड कप था, फाइनल जब हम हारे,
Australia gave us a target of 359 in 50 overs in those days. And obviously we couldn't chase. We got all out for 234 in 39 overs. लेकिन हमारी जो टीम थी ना, बहुत तगड़ी टीम थी हमारी। वीरेंद्र सहवाग, लाइनअप सुनी, वन ऑफ आवर बेस्ट लाइनअप्स। आई लव दैट लाइनअप। वो टेस्ट मैच में भी तगड़ी, वनडे में भी तगड़ी, T20 तो 2007 के बाद शुरू हुआ। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, दादा सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, ब्रिलियंट फील्डर, नंबर 7 पे आता था और उसने मैचेस निकाले, 2002 का नेटवेस्ट ट्रॉफी निकाला, वगैरह वगैरह। 8 पे हरभजन सिंह, देन अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ एंड जहीर खान। कैन यू, और जब श्रीनाथ या कोई इंजर्ड है तो आशीष नेहरा, नंबर 12 आशीष नेहरा। कैन यू बीट दिस लाइनअप गाइस? ये वर्ल्ड बीटर था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो मैचेस होती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी कड़क थी वो टाइम, अभी की तो फिर भी वीक है मैं बोलता हूँ। दैट ऑस्ट्रेलियन टीम को इस इंडियन टीम ने भगा भगा के हराया, उनका गुरूर तुड़वाया। लेकिन फाइनल वर्ल्ड कप का वो आज भी चुभता है। वो डिसअपॉइंटिंग लॉस था, हम लोग को हारना नहीं चाहिए था, बट वी लॉस अनफॉर्चुनेटली। वो पूरा टूर्नामेंट आप यूट्यूब पे देखो, 2003 वर्ल्ड कप, आपको मजा आ जाएगा। इट वाज सचिन तेंदुलकर कप, पूरा सचिन का कप था। पूरी टीम, एक टीम वर्क था। टीम इंडिया जो बोलते हैं वो वहां से दादा के एफर्ट से टीम बनी। तो उस टाइम क्या था ना, एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी नहीं था। सो ऑप्शन दो ही थे, या तो आप क्रिकेट देखो या आप बॉलीवुड मूवीज देखो। और बॉलीवुड मूवीज कड़क चल रही थी, मतलब दैट 90s एंड अर्ली 2000 वाज द पीक ऑफ बॉलीवुड, है ना, कड़क मूवीज का दौर था। सो इंडिया ओवरऑल, अगर आप अभी जैसे नेगेटिविटी है ये है, दैट टाइम 2004 में, मई 2004 में चुनाव होते हैं। मनमोहन सिंह बाद में बनते, पहले सोनिया गांधी बनने वाली थी पीएम। फिर बीजेपी के जो अभी अगेंस्ट हो गए नेता, उस टाइम बीजेपी के फेवर में थे, अभी भी पार्टी में ही है लेकिन उनके अगेंस्ट बोलते हैं, क्योंकि महेंद्र गोदी के खिलाफ कौन बोलेगा। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक लीगल लूपहोल निकाला कि सोनिया गांधी कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर, थैंकफुली सो, बिकॉज शी इज एन इटालियन सिटीजन, वो नहीं बन सकती है। तो सोनिया गांधी ने क्या किया, लाइक अ पॉलिटिशियन, उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे कर दिया। स्टॉक मार्केट को वो बात बहुत पसंद आई। जब कांग्रेस जीती, ब्लैक मंडे का क्रैश था 2004, जब इलेक्शन के नतीजे आए, स्टॉक मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग वाजपेयी एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि बाजार को सिर्फ कंटिन्यूटी से मतलब है। मार्केट्स डोंट लाइक इनस्टेबिलिटी। भाई बाजार का कैसा है, एंड आई लव दैट। तुम मुझे बता दो क्या चल रहा है, क्या है, ऐसे छुपा के मत रखो, गिव मी रॉ अनफिल्टर्ड ट्रूथ। दैट इज आवर मार्केट। बट सोनिया गांधी आई, मंडे मार्केट गिरा। अगले 2 दिन में सोनिया गांधी ने बोला, और उनका वर्ड्स है, आई थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह इज बेटर सूटेड टू लीड द कंट्री। एंड बाजार एकदम से ऊपर आ गया। 2003-4 गोल्डन ईयर्स, 2003 to 2008 were the golden years for that bull run. India's one of the best global bull run. उस 5 साल में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो हुई है, बहुत चीजें एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। आवर कंट्री यूज टू रजिस्टर 2003 से 2008, स्पेशली 2004 चुनाव के बाद जब सेटल हुआ, तो वो 4 साल में, ग्लोबल मंदी के पहले, इंडिया यूज टू रजिस्टर अप्रोक्सीमेटली 9%, 10%, 8.5% ग्रोथ तो हमारे लिए नॉर्मल था। इसलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रो एवरी ईयर, जीडीपी ग्रोथ, विच इज नॉट नॉर्मल, विच इज व्हाट वी नीड, बट अभी आ नहीं रहा है। अभी वो नंबर्स फच करने लग गए। 6% तो मसे मसे आता है, 6.5% गिर गिर के आता है, वो भी फज नंबर्स है एनीवे। तो वो 2008 के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, फिर सब चीजें धीरे धीरे देखो कैसे टूटती गई। लेकिन इस बीच में एट अ पॉलिटिकल लेवल नितिन गडकरी स्ट्रांग होते गए, क्योंकि वो आरएसएस के बैकग्राउंड से थे। और बीजेपी जो उनका पॉलिटिकल विंग है, उसमें उभर के आया एक चेहरा, महेंद्र गोदी। ये आपको मैं, अच्छा मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो उसका कद धीरे धीरे पार्टी में बढ़ता गया, है ना। एक, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन, आई वांटेड टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप अगर चाहो तो ऑडियो भी सुन सकते हो, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये है हमारे महामानव, जो गरीबी में, जिनको जिन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी पी है,
ये यूएस में व्हाइट हाउस के बाहर फोटो निकाल रहे हैं। आई डोंट नो, दिस इज 90s फॉर श्योर। एग्जैक्ट ईयर आप देख लेना, बट ये 90s का फोटो है। एंड उस जमाने में जब हम लोग यार यूएस तो छोड़ो, गोवा जाने की नहीं सोचते थे, ये आदमी यूएस जाके आया है ना। एंड बट बहुत बहुत गरीबी से गुजरे हैं। और यूनिवर्सल स्टूडियोज मेरे को मौका पहली बार मिला 2006 में जाने का, लेकिन ये भी 1990s। नरेंद्र मोदी विजिट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, तो क्या हो गया? अरे भाई, मेहनत से पैसे कमाए होंगे, आप लोग हमेशा गलत समझते हो। सब नेहरू की गलती है, सब नेहरू की। देखना जिस दिन ये आदमी, ये जब प्रधानमंत्री बनेंगे ना हमारे देश के, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप देखना। सारा का सारा हम लोग अमृत अमृत काल में पहुंच जाएंगे। और फिर 2007 में एक घटना होती है दोस्तों। I'm reading it for you. In August 2007, when Modi won the Gujarat election for the second time after 2002, उनकी पार्टी में नाम बढ़ गया था बिकॉज वो एक रेबेल डोमिनेटिंग लीडर बन के बाहर आए बीजेपी में, और नितिन गडकरी धीरे 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 साइडलाइन होने के कगार पे आ रहे थे। तो वो टसल, पावर टसल था, आरएसएस और बीजेपी दोनों अंदर ही, आपस में ही उनके टसल बहुत साल से चलते आए हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ। और मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसका एक टुकड़ा था बीजेपी। लेकिन अभी महेंद्र गोदी के आने के बाद, एनीवे वो बढ़ गया है, कद उनका बढ़ गया, ठीक है, जाने दो। अगस्त 2007 में महामानव हायर्ड द वॉशिंगटन बेस्ड पब्लिक रिलेशन एंड लॉबिंग फर्म एप्को वर्ल्ड वाइड। सो दिस इज अ यूएस कंपनी, एप्को वर्ल्ड वाइड। ये पीआर फर्म है, और इसने वाइब्रेंट गुजरात और ये गुजरात में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है करके मोदी जी का एक इमेज बनाने का काम किया। दिस इज अ फैक्ट एंड यू कैन चेक, दिस इज फैक्ट चेक। तो ये जो एप्को वर्ल्ड वाइड है, इसके बारे में आप चेक कर लेना। इसने 2007 से जो प्रक्रिया शुरू की कि समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग इन गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात समिट, उसमें एमओयूज की क्या औकात है आप देख लो, क्या ही होता है, वो तो सब बातें करके जाते हैं। बट दे प्रोजेक्टेड दिस मैन, महेंद्र गोदी जी, एज वन ऑफ द डेवलपमेंट फ्रंट रनर्स। अच्छा, जो इंसान, जिस इंसान को महेंद्र गोदी जी डिनाई करते थे बीजेपी में, उसका पत्ता कट जाता। 2008-9 में नितिन गडकरी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, बीजेपी के प्रेसिडेंट, जो अभी राजनाथ सिंह थे पहले, और अभी नितिन नबिन है जो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, वो बने प्रेसिडेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, प्रेसिडेंट। और उसी दौरान 2009-10 में कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला होता है। एक के बाद एक स्कैम्स होते हैं, और कांग्रेस पार्टी ऑब्वियसली स्कैम्स में उसका नाम ड्रैग किया जाता है। कोल इंडिया, कोल का कोल एलोकेशन स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, ये वो, मनमोहन सिंह की इमेज नीचे गिरी। अर्नब गोस्वामी, मेरे को याद है टाइम्स नाउ में था, उसने पूरा उठा उठा के पटका ये लोग। और सही भी है। वही अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम मीडिया फ्री था। तो अर्नब का पूरा जन्म ही हुआ है एंटी कांग्रेस के स्कैम्स पकड़ने, जिस द वे टू डू इट इज एग्जैक्टली दिस, यू नो। और फिर 2011 में हुआ अन्ना हजारे का आंदोलन। अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना ने बोला अनशन पे जा रहे हैं। और धीरे धीरे उसी वक्त सबको ये तो पता चल गया था कि कांग्रेस पार्टी वापस 2014 में पावर में नहीं आएगी। एंड बीजेपी सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम देयर। उन्होंने बहुत स्लोगन निकाले, कांग्रेस मुक्त भारत की ऑपोजिशन मांगता ही नहीं है, हटाओ, विच इज, उस टाइम जो माहौल था वो ऐसे एंटी करप्शन क्रूसेडर का। और मोदी की, महेंद्र गोदी, हमारे महामानव की जो छवि थी, जो इमेज बनाई इस पीआर एजेंसी, वेरी क्लीन पर्सन, कभी करप्शन नहीं करते, होगा सही उनके लेवल पे, उनको जरूरत ही नहीं, कोई है ही नहीं फैमिली में, कुछ खुद का है ही नहीं। वो तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल पड़ेंगे, खुद ही बोलते हैं ना वो। हाँ, बट ऐसी फकीरी बहुत अच्छी होती है जो आप 1990s में यूएस में व्हाइट हाउस जाके आए। आई थिंक बेटा, ऐसी फकीरी पूरे देश को नसीब होनी चाहिए। अगर इसको फकीरी बोलते हैं ना, यूनिवर्सल स्टूडियोज में जाना 90s, हर एक को हक है ऐसी फकीरी। तो ऐसा अच्छे दिन के लिए फिर उनको वोट मिला 2014 में। प्रशांत किशोर हेल्प महेंद्र गोदी विन दैट इलेक्शन, और पूरा एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट का फायदा, जो टेक्निकली आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए था, बट वो पार्टी इतनी ऊपर नहीं थी, न्यू पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल वहां से आम आदमी पार्टी बनाते हैं। दिल्ली में वो जीत गया, लेकिन नेशनल लेवल पे ना वर्कर्स थे, ना आरएसएस जैसा सपोर्ट था। और मोदी जी ने उसका पूरा फायदा उठा के एक ब्रांड इंडिया ने क्रिएट करने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी 2014 की। अब ये आ गया है,
अब इंडिया एकदम बदल जाएगा, इंडिया में सब अच्छा हो जाएगा, सब चंगा सी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, वी ऑल्सो सपोर्टेड, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, वी बैक्ड हिम। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला चलो यार करप्शन बहुत देख लिया, अभी एक इसको मौका देके देखते हैं क्या करेगा, नौकर आदमी को मौका देके देख लो। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने अपनी इमेज बना ली होलियर देन दाओ, यानी मैं तो विश्व गुरु हूं, जो 2024 में, कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल, वो पॉलिटिकल साइंस का वही मैं आपको जो बताता रहता हूँ, कि अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि आपके जो भक्त मंडली है, जो आपके वोटर है, वो आपको सवाल ही ना पूछे। ये हमें व्यतीत होने लगा डिमोनेटाइजेशन के बाद, 2016 में हो गया डिमोनेटाइजेशन। टू बी फेयर टू महेंद्र गोदी, 2014 से 2016, 2.5 साल उस आदमी ने कोशिश की कि इंडियन इकोनॉमी को चलने दे, और इकोनॉमी सबसे अच्छा भी कर रही थी। 2014 से 16, 8 नवंबर तक आई थिंक वी वर डूइंग प्रिटी ओके, वी आर डूइंग वेल एक्चुअली। 7-7.5% सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं। एक नया यूफोरिया आ गया था इंडियन इकोनॉमी में, जो 2011, 12, 13 में पूरा डेड हो गया था, जैसे अभी वो दिख रहा है डेड, थोड़ा रिवाइवल आ रहा है। वो हो चुका था, कांग्रेस के पोल खुल रही थी। देखो, अगर देश में पॉलिटिकल गड़बड़ होती है ना, तो बिजनेसमैन फैक्ट्रीज लगाना बंद कर देता है, वो बोलते हैं रुक जा यार, इलेक्शन हो जाने दे। एफआईआईज रुक जाते हैं, जैसे अभी सेम मैंने कहा ना, सेम माहौल 2012-13 वाली नेगेटिविटी अभी 2024, 25, 26 में आपने देखा, सेम टू सेम। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड इट राइम्स ऑल्सो, ध्यान रखो। और 2016 डिमोनेटाइजेशन एक आदमी का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये कराया गया, और इसके पीछे का रीजन, 99.9% वेल्थ तो वापस आ गई, लेकिन इसका रीजन ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक्स्ट्रा ब्लैक मनी था वो सब वाइप आउट हो गया। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2016 डिमोनेटाइजेशन के 3 महीने पहले, 8 नवंबर 2016 के 3 महीने पहले, बीजेपी ने बहुत सारे अपने ऑफिसेस खोल दिए, इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, उन्होंने अपना पैसा ठिकाने लगा दिया, अंदर अंदर उनको पता था ऐसा कुछ होने वाला है, और बाकी पार्टीज को भनक भी नहीं लगी। और ये मुझे नहीं, मुझे मत बोलना, ये सब पब्लिक डोमेन में डेटा है। और 2017 में यूपी में इलेक्शंस थे विच वर गेम चेंजर। देखिए, यूपी का जो इलेक्शन होता है ना, स्टेट इलेक्शन, उसको पॉलिटिकल, इंडिया के पॉलिटिक्स में उसको सेमीफाइनल माना जाता है वर्ल्ड कप का। कि अगर कोई भी वो पार्टी यूपी जीत जाती है तो दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, ऐसे बोलते हैं पॉलिटिक्स में, और सच भी है। सबसे ज्यादा असेंबली सीट्स, सबसे ज्यादा जनरल इलेक्शन सीट्स यूपी में 80 सीट्स हैं, है ना। सो whoever wins यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यूजुअली गोज ऑन टू विन द सेंटर। तो 2017 फरवरी का यूपी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके जस्ट 3 महीने पहले डिमोनेटाइजेशन किया गया। और अगर आप कनेक्ट द डॉट्स करेंगे तो समझ जाएंगे कि सारे बाकी पार्टीज के पास पैसा बचा ही नहीं खर्चा करने। इसमें सही गलत नहीं है, आप अगर धुरंधर देख के आए हो तो वो एक पीआर फर्म है, उसने इमेज क्लीन करने के लिए वो रीजन दिखाया है। ऐसा कुछ भी रीजन नहीं था कि इससे किसी को नुकसान होगा। नुकसान हुआ डिमोनेटाइजेशन से, हम लोग ऑर्डिनरी पब्लिक को ही नुकसान हुआ। जब भी महेंद्र गोदी जी ने कोई कदम उठाया, नुकसान गरीब आदमी का ही हुआ है, ये फैक्ट है। और इसके पीछे तथ्य है, प्रूफ है हमारे पास। तो 2017 फिर चुनाव में बीजेपी जीत गई, यूपी जीत गई, योगी आदित्यनाथ वहां आ गए, यूपी सेट हो गया। तो उनको पता चल गया चलो 2019 हो जाएगा, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का वो चैप्टर इनको छोड़ा नहीं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी वेंट, वहां से जो हमारी दुर्गति शुरू हुई, इंडियन इकोनॉमी वेंट साउथ, बिकॉज अगर किसी ने इंडियन इकोनॉमी स्टडी की होती इन लोगों में, इनको पता होना चाहिए था दैट 65% ऑफ आर इकोनॉमी, मोर देन दैट, इज अनरेगुलेटेड, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे है। 65-70% कैश पे चलता था। और वो छोटा वेंडर, छोटा व्यापारी, उसका एक तरह से वो निकल ही गया, उसका उसके लिए फीजिबल ही नहीं रहा धंधा करना पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, उसके साथ डिमोनेटाइजेशन के इमीडिएटली 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आया जीएसटी, जुलाई 2017, जीएसटी, जीएसटी के गूंस आ गए, ये भरो वो भरो। आप जानते हो यहाँ जब नया कुछ लॉन्च होता है कैसे रूल ब्रेकर कम होते हैं, रूल ब्रेकर को पकड़ने वाले ज्यादा आ गए।
तो छोटा बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसमें मैं हमेशा बात करता हूँ, जो हमारे देश का बैकबोन है, इंडियन इकोनॉमी का 65-70% हिस्सा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से आता है, जो हमारा बैकबोन है, उसकी कमर टूट गई। और उस नेगेटिविटी में 2018 में सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स गिरे, यस बैंक का गफला हुआ, एक पीक नेगेटिविटी आ गई देश में, दोबारा दोबारा 2012-13 वाली फिर आई। दिसंबर 2018 में स्टेट इलेक्शन होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड मोर इम्पोर्टेंट स्टेट, वो सेमीफाइनल के आगे वाले, उसमें बीजेपी हार गई। कैन यू बिलीव इट? मोदी जी के रहते हुए फर्स्ट टाइम देखा गया कि एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट 2018 से बनना शुरू हुआ। फिर आता है फेब्रवरी, अनफॉर्चुनेट पुलवामा इंसिडेंट, और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो जरूरी था पाकिस्तान को दिखाना। अब फरवरी 2019, सॉरी फरवरी 2019, मई 2019 में इलेक्शन है, जीडीपी की बैंड बजी हुई है, ग्रोथ नीचे आ गया है, डीमोनेटाइजेशन ने कमर तोड़ दी है, और फरवरी 2019 में हमने पाकिस्तान को पहली बार घर में घुस के जवाब दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। उस टाइम दुनिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था, ये फैक्ट है। और पूरा नैरेटिव जो इलेक्शन का होता है, वो ग्रोथ, जॉब्स जो उस टाइम नहीं थे, नेगेटिविटी थी, बट पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया गया नेशनलिज्म, क्योंकि हमारे महेंद्र गोदी जी हर चैनल पे आके वही गोदी मीडिया वही चालू किया कि देखा हमने घर में घुस के मारा, हमने पाकिस्तानियों को घर में घुस के मारा। ये शूर, शौर्य और शूरवीर काम हमारे सोल्जर्स ने किया है, लेकिन इसका क्रेडिट ले गई वापस एक पॉलिटिकल पार्टी। देयर इज अ डिफरेंस हियर। यू कैन टेक द क्रेडिट कि हमने, बट हमारी डिफेंस वाले आपके लिए वेट नहीं करेंगे, दे नो हाउ टू डिफेंड। तो वहां से लेकिन एक कल्चर शुरू हुआ कि इंडिया अभी बदल गया है, पहले हम लोग बहुत सॉफ्ट टारगेट होते थे, तो वो कल्चर हुआ, वो एनीवे ठीक है, बट उसका पॉलिटिकल फायदा मिला बीजेपी, एंड महेंद्र गोदी जी वापस आ गए, जीत गए चुनाव 2019 का, आके बैठ गए वापस। और फिर 2020 में क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं, 2020 पे मार्च, कोविड। सो टू बी फेयर टू दिस सेकेंड मोदी गवर्नमेंट, कोविड के चैलेंजेस, क्राइसिस मैनेजमेंट उनको वैसे भी इतना जमता नहीं है, वो हम अभी देख ही रहे हैं। तो कोविड के बाद 1.5-2 साल की जो इंडिया की ग्रोथ थी, वो एक्चुअली थोड़ा सैबोटाज हो गई। और फिर 2021 में, 22 में जब हम वापस आए, तो निर्मला ताई ने क्रिप्टो बैन कर दिया, ग्रोथ बैन कर दिया, एआई पे ध्यान दिया नहीं। और बाकी कंट्रीज, सो कोविड के बाद क्या था, सब कंट्रीज एक स्टार्टिंग लाइन पे आ गई। जो 100 मीटर रेस होता है ना, या 400 मीटर रिले रेस, सब साथ में आ गए, सब पीछे हो गए थे। हमारे पास मौका था, हम दोबारा भागते आ गए, लेकिन फिर हम चूक गए। ना हमने अपना खुद का चैट जीपीटी बना पाए, ना हम लोग खुद का कोई सिस्टम बना के एक्सपोर्ट कर पाए, हमने कुछ नहीं किया 2021 के बाद। बल्कि जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, जहां गवर्नमेंट को लेजिटिमेट टैक्सेस मिल सकते थे, उसको भगा भगा के देश के बाहर ही फुटा दिया। आज वो सब काम ब्लैक में हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया में क्रिप्टो में नहीं हो रहा है काम? सब सरकार के नाक के नीचे से जो टैक्स लीगली आ सकता था, वो अभी काले में हो रहा है, ब्लैक में। बहुत सारे पॉलिटिशियंस का खुद का क्रिप्टो का कितना बड़ा काम है, सोचो। अनफॉर्चुनेट। तो ये पूरी कहानी थी। और फिर 2019 के बाद नैरेटिव चेंज हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। 2024 के जब इलेक्शन आए, पब्लिक सॉ थ्रू, पीपल सॉ थ्रू द बीएस दैट इज बीइंग डोल्ड आउट। और जो हुआ फिर आपने देखा ही कि सीटें कम आई, और बहुत कम, 240 पे आके अटके। बाय द वे, एक मेरा वीडियो है, मैं वो वीडियो यहाँ पिंड कमेंट में शेयर करूंगा लिंक। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यू आर नॉट, बहुत कम मेरे लोग उस टाइम के होंगे जिन्होंने देखा होगा जो बिलीव करेंगे। क्योंकि उस वक्त अप्रैल मई 2024 हम लोग पूरा इलेक्शन रैलीज कवर कर रहे थे, पूरा इलेक्शन मोड में चल रहा था, मैं भी, क्योंकि मार्केट इफेक्ट हो रहा था। और 2024 तक हम आ गए हैं, बाय द वे। सो वहां से मोदी जी का डाउनफॉल शुरू धीरे 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 तब हुआ। और फिर जहां जिसने उनको आंख दिखाने की कोशिश की, वो गया, वो लाइन से बाहर ही हो गया, चाहे वो नितिन गडकरी हो। गडकरी की गलती अभी बाहर आ रही है, आपको क्या लगता है कौन ये सब खबरें लीक कर रहा है? ये अंदर दो, एक ही पार्टी में दो अलग फाड़ हैं, एक आरएसएस वाला लॉबी और एक प्रॉपर
महेंद्र गोदी वाला लॉबी, ये दोनों के बीच का जो टसल है उसमें पिस रहा है टैक्स पेयर। क्योंकि मोदी जी तो अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे निकल जाएंगे, आप देखना उनका ऐसे फोटो आएगा। मोदी जी जब देश के बाहर जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं उनको मिलने भी जेपी नड्डा जाता है उसको रिसीव करने। कैसे किसी की शक्ल अच्छी होगी। तो वो मैंने देखा है, जब वो आते हैं बड़े दुखी होते हैं, लेकिन जब बाहर जाना होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। नाउ ही इज गोइंग टू न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले उनको, तो वो सब इसी, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है ना। प्रधानमंत्री तो वो मेरे ख्याल से हैं, लेकिन उससे पहले तो वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, तो ट्रैवल तो करेंगे ना भाई, है कि नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। तो 2024 के बाद उस वक्त, हाँ, सो मैं कह रहा था एक वीडियो में पिंड कमेंट में डालूंगा, वो आप देखें। उसमें दैट वीडियो इज डेटेड 19th मई 2024। 19th मई 2024 का वीडियो है, जहां पिन पॉइंट 40 मिनट का वीडियो है वो। उसका टाइटल ही ये है दैट बीजेपी विल नॉट क्रॉस 300 ऑड सीट्स। और उसको आप एंड अंततः देखेंगे ना, मैंने अकेले हर स्टेट का कितना सीट मिल सकता है बीजेपी को, वो पूरा एनालिसिस उसमें दिया है। और लास्ट में हमारा फिगर आया 295 एनडीए। और एक्चुअली बीजेपी के जो सीट्स बने 2024 के चुनाव के बाद, 293 294 बने पिन पॉइंट। ये वीडियो मेरे पास आज डेटेड तथ्य के साथ है, आप जरूर देखिए। कि फैक्ट चेक करना है ना, हमेशा इस चैनल पे आओ। मैंने इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले, क्योंकि जमीन का जो पल्स है ना हम लोग को समझ में आता है दोस्त, हम लोग मीडिया वाले ऐसे ही नहीं बने, इंडिपेंडेंट मीडिया। वो पल्स मेरे को पकड़ में सेकेंडरी डेटा में आ रहा। हर स्टेट का हमने एनालिसिस किया, महाराष्ट्र में कितनी सीट आएंगी, मध्य प्रदेश में कितनी आएगी, राजस्थान में कितनी आएगी, दिल्ली, चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी कितनी आएगी बीजेपी को, कौन जीतेगा इलेक्शन। एंड थैंकफुली दैट डेट इज 19th मई 2024। 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। आई एम वेरी प्राउड टू से 15 दिन पहले ही मैंने वो डाल दिया। तो मार्केट ने सेंस कर लिया कि सीटें कम आ रही है, और मार्केट में फिर जो हुआ वो हुआ। 4 जून 2024 वॉज द बिजिएस्ट डे आई हैव एवर हैड इन द मार्केट सुबह से। क्योंकि निफ्टी, हमारा निफ्टी 4 जून को 9:15 से 11:45 तक, जब गिनती वोटिंग की काउंटिंग चल रही थी, तब एक न्यूज आ रही थी कि सीटें कम पड़ रही है, सीट्स बीजेपी की नहीं बन रही थी। एंड मार्केट डजंट लाइक अनसर्टेनिटी, आई टोल्ड यू ना, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं। तो मार्केट 9.5% निफ्टी नीचे था, सर्किट नहीं लगा। 9.5% एक दिन में गिरा था उस दिन। बाय द वे, उस दिन मेरा वीडियो भी था, आएगा तो करेक्शन। वो सीरीज वो प्लेलिस्ट में है मेरे, आएगा तो क्रैश या आएगा तो करेक्शन। और आया, इंट्रा डे में आया। फिर दोपहर के 12 बजे मोदी का फोन जाता है चंद्रबाबू नायडू, जो 16 सीट लेके आए आंध्र प्रदेश में, कि अगर आप हमें समर्थन देंगे तो बन जाएगी सरकार। और चंद्रबाबू नायडू ने मांगे 25,000 करोड़, मीडिया में है, आंध्र प्रदेश को डेवलप करने के लिए। चंद्रबाबू नायडू वही आदमी है जिसके देख रेख में 1995 से 99 में हैदराबाद हैदराबाद बना, साइबर सिटी, बैंगलोर के टक्कर का एक सिटी बनाने के पीछे चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा हाथ, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। एंड व्हेन ही गॉट री इलेक्टेड, क्योंकि उस दिन 4 जून 2024 को नेशनल इलेक्शन के रिजल्ट्स का दिन था, और आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स का दिन भी वही था। तो 12 बजे तक क्लियर हो गया था कि नायडू, चंद्रबाबू नायडू वन वे विक्ट्री ले रहे हैं। उनका वो स्टॉक हेरिटेज फूड्स वो ऊपर चला गया, और जा रहा था, दिख रहा था। जैसे ही मोदी जी का फोन जाता है, 12:15 बजे निफ्टी रिकवरी। 12:15 बजे से निफ्टी में रिकवरी आनी शुरू हो गई, क्योंकि निफ्टी को अंदर से मालूम पड़ गया सरकार बन रही है। चंद्रबाबू नायडू 16 सीट, नीतीश कुमार 12 सीट, ये दो आदमी 16 और 12 सीट के साथ सरकार में आ गए। और एक इमेज जो उस टाइम मैंने उस टाइम भी शेयर किया था, बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कैसे 28 सीट वाले लोग एकदम महेंद्र गोदी के साथ आके बैठ गए। मतलब ये जो इमेज है ना, दिस डिफाइंस द थर्ड टर्म ऑफ महेंद्र गोदी। और उस उनकी फोटो देखिए आप उस इमेज, आई शेयर माई स्क्रीन जस्ट नाउ। ये एक्चुअली हुआ उस दौरान, उस दिन 4 जून को, जब सपोर्ट दिया गया। और नीतीश कुमार तो अभी हेल्थ वाइज, ये लुक एट दिस इमेज, दिस इज अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स 2024। ये है महामानव चंद्रबाबू नायडू हियर,
जिन्होंने सपोर्ट दिया, और इसके वजह से हमारा बाजार बच गया, नहीं तो बड़ा क्रैश होने वाला था उस दिन। ये 16 सीट, 16 सीट्स हियर, 12 सीट्स। ये आदमी इतना येड़ा बन के पेड़ा खाएगा, बिहारी आदमी, कभी मैंने सोचा नहीं था। बिहारी बाबू नीतीश कुमार, 12 सीट आई है इसकी, 12, 12 सीट्स में सीधा आके बैठ गया इधर। सोचो, नसीब बोलते हैं ना हम लोग, शेवटी नसीब, नसीब है हो ना, तो 16 सीट और 12 सीट वाले सरकार में अंदर घुस जाते। और इनकी फेस, इनका चेहरा देखो, इनका चेहरा आपको पूरा हकीकत बता रहा है कि यार अभी इन दोनों के भरोसे बैठना पड़ेगा। बट वहां से फिर हमने एक नई चीज देखी कि इन्होंने मीडिया कंट्रोल शुरू कर दिया, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल शुरू कर दिया। सब डर डर के, डरा डरा के, आज इनके खिलाफ कोई बोलेगा ही नहीं। हमारे जैसे हर किसी के पास इतना मादा नहीं है कि हम लोग आके फैक्ट बोले। मेरी भी चैनल की रीच कम हुई है, मेरे चैनल की भी रीच कम करवाई है, लेकिन सानू कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, देश जहां आता है सच पहले आना चाहिए, नहीं तो फिर यूट्यूब का फायदा क्या। ना तो मैं यहाँ किसी से स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, ना किसी ब्रांड को प्रमोट करता हूँ। एक दो लोग बेचारे मेरे पास आए थे, तो मैंने बोला तुम्हारा ब्रांड मैं जानता हूँ क्या है। वो इतना परेशान होके गए कि मैंने बोला यार, मैं अपने मेंबर्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को, खास करके जो मेरे मेंबर्स है, एक मेंबरशिप हम चलाते हैं क्योंकि गरीब बच्चों की एजुकेशन, 3 लड़कियां और एक लड़के उसको स्पॉन्सर करते हैं। तो अपना काम कर रहे हैं, सच आपके सामने ला रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत प्राउड चीज है। तो बस वो चीज हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ आप जानते ही हो। तो 2.5 साल से, जून 4 जून 2024, और अभी हम 7 जुलाई 2026 में आ गए। 2.5 साल से चक्कर बदल गया पूरा का पूरा आपके सामने। अब बस हमें ये देखना है कि हमारी हमारी इकोनॉमी बाउंस बैक कब करेगी, कितना टाइम लगेगा। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो बताइए। बट इवेंचुअली एफआईआई इसी वजह से गए क्योंकि उन्होंने देखा कि फर्स्ट टाइम एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 295 सीट्स है, जो मैंने वीडियो में बताया, और बीजेपी अकेले 240 पे है ना। तो 240 प्लस छोटे छोटे अलायंसेस प्लस ये जो 28 सीट्स थे ये दोनों के, 16 + 12, वो 28 के वजह से सरकार बनी है। और वो आए हैं 295। फिर तो अलग ही हिसाब हो गया ना, फिर राघव चड्ढा जैसे लोग इनके साथ आ गए, अंदर आ गए। तो फिर इनका वो ऑपरेशन लोटस, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन लोटस, कमल का ऑपरेशन शुरू हो गया कि हर पार्टी से उठा उठा के लेते रहो। अजीत दादा पवार ले लो, राघव चड्ढा ले लो, कल को सीटें कम नहीं पड़े, सरकार भी तो चलानी है। और अब इसके आगे एंड करने के पहले मैं भविष्यवाणी अपनी बताता हूँ आपको, जितना मैं समझता हूँ। अगर नेक्स्ट इलेक्शन किसी भी तरह कोई भी जीता, ऑपोजिशन, मुश्किल है उनका जीतना जिस तरह इलेक्शन कमीशन चल रहा है। बट अगर ऑपोजिशन जीता तो वो लोग डिसाइड करेंगे कौन चलाएगा। मेरे हिसाब से थलपति विजय इज अ वेरी गुड कैंडिडेट। आई थिंक द ऑपोजिशन इज वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, उनको इस आदमी के आसपास उसको पुश करना चाहिए नेशनल स्टेज पे। 3 साल है विजय के पास। विजय इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अ टक्कर देने के लिए हमारे महेंद्र गोदी जी को। डेमोक्रेसी में दोनों तरफ से टक्कर होनी चाहिए, तब टैक्स पेयर्स का काम होता है। तमिलनाडु में हर 5 साल में वो लोग बदलते रहते हैं, इसीलिए ताकि पॉलिटिशियन अपने औकात में रहे। विजय भी अगर काम करेगा, और अगली बार उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो जीत के आएगा, सो ही नोज ही सपोज टू वर्क फॉर द पीपल। और जो उसने अभी 1.5 महीने में किया है, कमेंडेबल काम किया है विजय ने अब तक। इट्स स्टिल अर्ली डेज, अभी बहुत जल्दी है, उसको जज नहीं करेंगे, 1 साल उसका हो जाए फिर जज करेंगे उसको भी। बट ऑपोजिशन अगर जीती 2029, नो बडी। उससे पहले 2027 फरवरी यूपी का चुनाव सेमीफाइनल अगेन, जो 2017 में था, फिर 22 में था, अब 2027 में आपके मुंह बाय खड़ा है आंखों के सामने 6 महीने। इसीलिए तो वहां इतना सब बवाल हो रहा है ना, ये चंदा चोरी, ये चोरी, वो सब अभी इसीलिए बाहर आ रहा है बिकॉज 6 महीने बाद वहां चुनाव है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ बीजेपी विंस 2029, कोई ना कोई दूसरा कैंडिडेट ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा और हमारे महामानव प्रेसिडेंट बन जाएगा। इनको इतनी आसानी से वो पावर में रहे बिना रह नहीं पाएंगे, वो प्रेसिडेंट बनेंगे। और वो चाहे रबर स्टैंप हो, या आप जानते हो, महेंद्र गोदी अगर प्रेसिडेंट बनेगा तो ही माइट टर्न आउट टू बी लाइक व्लादिमीर पुतिन, मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट, जो हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर का होता है, लेकिन अगर महेंद्र गोदी बने तो वो सीधा प्रेसिडेंट बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर अभी हो गया तो सीधा वो रबर स्टैंप वाला काम करेंगे, जो अभी तक रबर स्टैंप है, लेकिन उनके बनने के बाद शायद वो पावर हो जाएगी। और
देखो पीएम कौन बनता है, लेकिन मेरे को लग रहा है प्रेसिडेंट तो अगला यही इतनी आसानी से, क्योंकि अगर ये पावर में नहीं रहे तो इनके खिलाफ इतने लीगल इश्यूज खुलेंगे ऑपोजिशन की तरफ से कि ये परेशान हो जाएंगे, तो उससे बचने के लिए इनको सेट करेंगे ऊपर। दैट इज माई एनालिसिस एंड माई प्रिडिक्शन। हमको तो बस यार स्टॉक्स चलते रहें, आपके पैसे बनते रहें, देश में गरीब आदमी के पास नौकरी होनी चाहिए। बाद में तुम पॉलिटिशियन लड़ते रहो, करते रहो, जो करना है करो, है ना। थैंक यू सो मच, दिस वाज अ बिग वीडियो। बट आई होप अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ देखे होंगे तो अ लॉट ऑफ डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स शायद वो आइडेंटिफाई किए होंगे फॉर द यंग पीपल। थैंक यू एज ऑलवेज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।